गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने रेजोनेंस इफेक्ट पर डिस्कशन कर लिया था। हमने देख लिया था कि रेजोनेंस इफेक्ट टू टाइप का होता है, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। उससे रिलेटेड कुछ बुक में क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन CH3COO माइनस एसीटेट आयन कहलाता है, एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कर्व्ड एरो। तो दो बातें करनी है, एक तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखनी है इनकी, और वो एरो के द्वारा शो भी करना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स किस एटम से किस एटम पर ट्रांसफ़र हुए हैं। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखते हैं। CH3 के साथ COO माइनस अटैच है, और COO माइनस की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है कि कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डालता है। तो इस एरो के द्वारा शो करेंगे, यानी कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए कार्बन क्या करता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो देखिए इसके बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ बनती है। तो इस स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया है। जैसी स्ट्रक्चर यहाँ थी पहले, वो अब यहाँ बन गई है, वो कंडीशन यहाँ बन गई है। और इसके बाद देखिए डबल हेडेड एरो लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर फिर इसमें कन्वर्ट होती है। कैसे, जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए थे वो वापस आते हैं, ये वापस आएंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये वापस इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। यही इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन है, राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। इसका IUPAC नेम क्या है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 3 मतलब प्रोप, एल्कीन है तो 2 इन 1 एल, या 1 नहीं लगाएं तो सीधा ही लिख देते हैं प्रोप 2 इन एल। इंडिकेट्स रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। पहले तो हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है और उसके बाद ये देखना है कि इनमें से कौन सी ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, कौन सी अनस्टेबल सबसे ज़्यादा है। तो देखिए इसकी सबसे पहली स्ट्रक्चर तो ये बनेगी जिसमें CHO को हमने ओपन करके लिखा, बाकी जैसा था वैसा वैसे ही लिखा है। CHO में कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है कार्बन। इसके बाद देखिए क्या होता है, हमें यहाँ दिख रहा है कि C और O के बीच में ये डबल बॉन्ड है, ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट एक्टिव हो जाएगा। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ आए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ऑक्सीजन पर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है और उसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बनी, और एक ये बनती है। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ अब की बार क्या हुआ है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ चले गए हैं, ठीक है, ये यहाँ आए हैं तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये इस कार्बन पे चले गए, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होगी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि एक तो इसमें जो चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम में प्रेजेंट नहीं है। अगर एटम पोलर मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा तो फिर उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। और उसके बाद ये देखते हैं कि सबसे कम स्टेबल कौन है। सबसे कम स्टेबल जो स्ट्रक्चर होगी वो स्ट्रक्चर थर्ड होगी। रीजन, एक तो चार्ज ट्रांसफ़र है, चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है, और दूसरी बात कि ऑक्सीजन जो कार्बन से
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। यही इसमें बताया गया आंसर में, देख लेना, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स फर्स्ट एंड सेकेंड कैन नॉट बी द मेजर contributors to the real structure of methyl acetate। तो यही दोनों स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन में मिल रही हैं और ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है इसकी, मेथिल एसीटेट की, लेकिन ये इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम है जो रियल स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी में। रीजन हम पहले ऊपर भी देख चुके हैं, वही रीजन यहाँ भी बताना है कि इन दोनों में ही चार्ज सेपरेशन है। और इसमें तो देखिए ये जो कार्बन है इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके जो वैलेंस सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। यही आंसर इसमें लिखा है। द टू स्ट्रक्चर्स आर लेस इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एज दे इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। एडिशनली स्ट्रक्चर फर्स्ट कंटेन ए कार्बन एटम विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इसके बारे में बताया गया है, ये तो इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। लास्ट इस चैप्टर का इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक तरह का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही है, लेकिन इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की जगह सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम पे। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, यह ध्यान में रखना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बेकर एंड नॉर्थन। बेकर नॉर्थन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट दिया, इसीलिए इसको बेकर नॉर्थन इफेक्ट भी बोला जाता है। इन्होंने क्या बताया? दे सजेस्टेड दैट एल्किल ग्रुप विद एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम ऑन द एल्फा कार्बन एटम which is attached to either an unsaturated carbon atom that is having double bond or positive charge that is in carbocation or odd electron as in free radicals are able to release electron by a mechanism similar to that of electromeric effect। देखिए क्या बताने की कोशिश है कि इसमें बताया गया है कि एल्फा कार्बन कौन सा होगा? जो कि या तो डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा होगा, इस कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन होगा, या फिर कार्बोकैटायन से अटैच होने वाला कार्बन होगा। देखिए दिखा देता हूँ मैं एक बार स्ट्रक्चर्स। ये कार्बोकैटायन है, कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कार्बोकैटायन कहलाता है। तो इससे अटैच फर्स्ट कार्बन एल्फा कार्बन है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है ना। तो एल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच है, जैसे कि यही एग्जांपल अब देखते हैं, डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन का सिग्मा जो बॉन्ड है, या फिर ये कहीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेक्स्ट एटम पर, जिससे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती हैं। इसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफ़र हुए, कम्प्लीटली इस कार्बन पे ट्रांसफ़र हुए, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, देखिए इस कार्बन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन आए थे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया है? गायब हो गया है, और इस हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए हैं? यहाँ आ गए हैं। तो देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ है, इसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सिस्टम इज नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़े सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफ़र होना ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहलाता है। जितने ज़्यादा ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे
उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, या हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो बनती चली जाएंगी। तो यही बताया गया है, ग्रेटर द नंबर ऑफ CH बॉन्ड एट अल्फा कार्बन टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम, greater will be the electron release and this greater the hyperconjugation effect. Thus the stability of following carbocation will be in the following order. तो जैसे कि बताया कि जितना ज़्यादा अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा। तो ये कार्बन इससे अटैच फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, तो यहाँ देखिए अल्फा कार्बन कितने हैं, 3 अल्फा कार्बन है, और हर अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच हैं। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन है टर्सरी एल्किल कार्बोकैटायन में। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसमें होगा, जिसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए ये स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। इसके बाद ये कम स्टेबल है इससे रीजन, क्योंकि इससे अटैच्ड जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 6 ही अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी। अल्फा हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, स्टेबिलिटी भी कम होती जा रही है। इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मेथिल जो कार्बोकैटायन है वो सबसे कम स्टेबल होता है। ये तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है। ऐसी एक एग्जांपल देखते हैं प्रोपीन का। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इनके जो सिग्मा बॉन्ड हैं डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में रहते हैं प्रोपीन की स्ट्रक्चर में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन की स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये अल्फा हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में है। तो इनकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सी होंगी, देखिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके स्ट्रक्चर में ये दिखा रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसके बाद रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, ये हो सकती है रीजन। भाई ये इलेक्ट्रॉन आए तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार ये आते हैं तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अलग तरह का स्ट्रक्चर बनती है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अगर ये आ सकते हैं तो ये भी तो अल्फा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो तीसरी प्रकार की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती चली जाएंगी, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन अटैच है, इसलिए 3 ही तरह की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी। अगर इस पर भी 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं अल्फा कार्बन पे तो फिर 2 ही बनती है, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए 3 बन रही हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखनी है बात। द हाइपर कॉन्जुगेशन में आल्सो बी रिगार्ड्स एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो देखिए इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोला जाता है रीजन, जिस एटम के बीच के अल्फा सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ बॉन्ड गायब हो जाता है। तो इस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एक बॉन्ड गायब ही रहेगा, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। एक बार यहाँ से गायब था, दूसरी बार यहाँ से गायब है, और तीसरी बार में यहाँ से गायब है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, या फिर ये कहें एथिल कार्बोकैटायन। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। और ये अगला ही क्वेश्चन क्या है इसमें, एंड मेथिल कार्बोकैटायन इज लीस्ट स्टेबल कैटायन। तो 2 बातें बतानी है इसमें कि ये इसकी वजह क्यों स्टेबल है, और इसके बारे में बताना है कि ये सबसे कम स्टेबल क्यों है। तो हम बात पहले भी कर चुके हैं, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, देखिए इस कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप अटैच्ड हैं, जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इसके हैं, 3 दूसरे वाले के हैं। जो स्ट्रक्चर हम पहले देखी थी इसी को ही
इस तरह से लिखा गया है। ये देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यही है CH3 होल ट्राइस C+, वही स्ट्रक्चर है। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन इन टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज ग्रेटर देन इन एथिल कार्बोकैटायन एज द टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन हैज़ 9 CH बॉन्ड्स। ठीक है, ये तो फर्स्ट आंसर हो गया। जितने ज़्यादा CH बॉन्ड होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। और रीजन क्या है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का, कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होता रहेगा, उतना ही ज़्यादा देर तक उस मॉलिक्यूल में सर्वाइव कर सकता है। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज सर्वाइव करेगा, वो कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा। और ये सबसे कम स्टेबल क्यों? क्योंकि इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसके खुद के जो हाइड्रोजन हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं इस कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल के। इन मेथिल कार्बोकैटायन वैकेंट p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच CH bonds lies, hence cannot overlap with it. Thus CH3+ methyl carbocation lacks hyperconjugative स्टेबिलिटी। कहने का मतलब है कि अगर देखिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, इसके ये जो बॉन्ड्स हैं इस प्लेन में है, पेपर के प्लेन में है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका मतलब है कि इसका जो p ऑर्बिटल है वो कैसा है? एम्प्टी है, और वो इनके परपेंडिकुलर हैं। ये जो ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनके परपेंडिकुलर है। एक लोब इसके ऊपर होगी और दूसरी नीचे होगी, और ये हमारे पेपर के प्लेन में है, और ये इसका पॉजिटिव चार्ज जिसमें है उसी में तो आने हैं इसके इलेक्ट्रॉन। CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ आने हैं? जो आपके एम्प्टी p ऑर्बिटल्स हैं उनमें आने होते हैं। तो देखिए, अगर ऊपर है लोब और इसका इस तरह से है तो वो ओवरलैप नहीं कर पाते, इसीलिए क्या हो जाता है, इसमें कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती। तो ये आपका चैप्टर था, 12th चैप्टर, ये यहाँ कंप्लीट होता है।